सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। हम माज़रत का हैं कि प्रोग्राम थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ है, लेकिन उसकी वजह यह थी आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग में ख़िताब कर रहे थे, अहम मुल्की मामलात पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। तो हमने सोचा कि बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब को लोग पहले सुनना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम करेंगे। आज प्रोग्राम में मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी, जो मईशत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इक़्तिसादी अमूर के माहिर हैं, वो मेरे साथ होंगे। क्योंकि इस वक्त आज जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो लोग जानना चाह रहे हैं वो है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनके हवाले से क्या नताइज निकले। क्योंकि पहले तो ये ख़बरें आईं कि ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया है, एग्रीमेंट बन गया है, IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है। और जो हमें पता चला वो ये था कि IMF की जो टीम है उसकी आज वापसी की सीट्स थी, कंफर्म उन्होंने करवा ली थी एंड कि वो वापस जा रहे हैं। लेकिन फिर कल शाम कल रात शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो ये कहा गया कि इसको रीनिगोशिएट करें, ये जो मुसवदा अभी बन रहा है वो शायद अभी दोनों जो पार्टीज़ हैं वो कंसेंसस इस पर नहीं हुआ। IMF की तरफ से जनरल सेल्स टैक्स के मामलात और जो दूसरे वसूलियाँ बढ़ाने के लिए जो भी उनकी शराइत हैं, जिस पे सब्सिडी अगर हटती है तो उसका बोझ पाकिस्तान के गरीब आवाम पर आएगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा बोझ ना आए, लेकिन IMF जो है बताया ये जा रहा है कि टस से मस नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल बैंक है और हमारा तो ये तजुर्बा है कि जहाँ पर भी IMF गया है वहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं हुआ, कोई अच्छी खबर नहीं आई। लेकिन बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान का उनकी तरफ वो रजू है, तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या सिचुएशन है। डॉक्टर शाहिद साहब की इनपुट लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में लूँगा। आज जो वाक़या हुआ गवादर में, देखें ज़रा, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के दुश्मन किस तरह पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। बड़ी बहादुरी से जो सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी वहाँ पर जान भी दी और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर करवाया सारा उसको। और वो जो 3 दहशतगर्द थे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो जिस तरह मुंबई में ताजमहल होटल पर हमला हुआ था और एक हाइप दी गई थी, कोई इस तरह का वो सीन क्रिएट करना चाह रहे थे। ये एक अजम्पशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो वाक़या है, ये अगर आप इसको जोड़ें, जो लाहौर में वाक़या हुआ, कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ और जो सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो आपको समझ में आएगी कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो हर तरफ से हमें घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को दबाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम टूरिज़म को हम बढ़ाते हैं, ऑनलाइन वीज़ा भी किया और मिसालें दी उन्होंने, मलेशिया की मिसाल दी और भी बहुत सारे लोगों की मिसाल दी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो टूरिज़म में बनाते हैं। लेकिन अब आप देखें, जिस मुल्क में धमाके हो रहे होंगे, जिस मुल्क में परसेप्शन मीडिया ये बिल्ड कर रहा होगा कि वहाँ पर तो हर जगह पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो वल्नरेबल ना हो, तो टूरिज़म कहाँ पर स्टार्ट होगी। तो वो जो एक इकॉनमी को बेहतर बनाने का जो मुख्तलिफ इस वक्त हुकूमत के पास जो तजावीज़ हैं, जहाँ भी अगर आप बारीकी से गौर से देखें, हुकूमत कुछ करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है और बड़ा एक सिस्टमेटिकली एक बड़े तरीके के साथ ये सब कुछ करने का ये प्लान है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज दुश्मन की वो साजिश नाकाम हुई और हमारी फोर्सेस ने एक और हमले को नाकाम बनाया। अल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हम सबको महफूज रखे और इस मुल्क को शादमान रखे और पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें। और हम सलाम पेश करते हैं अपने बहादुर जवानों को भी और ख़ास तौर पर PC गवादर के उस सिक्योरिटी गार्ड को जिसने अपनी ज़िंदगी उसने दी, पेश की, नजराना पेश किया और उन लोगों को वो जो कुछ भी करना चाहते थे उनको वो करने नहीं दिया। अब चलते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी की तरफ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, ख़ास तौर पर आपके पहले इमरान खान साहब और उसके बाद फिर मेरा जो ये लंबा इब्तिदाइया, लेकिन आपने बड़ी शफकत फरमाई। IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात फ़ाइनल नहीं हो पा रहे। ये पहले खबर आई कि फ़ाइनल हो गए हैं, फिर ये खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर ने उस ड्राफ्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं कि किस इशू पर
आप क्या स्पेकुलेट करेंगे, किस इशू पर बात फंसी हुई होगी? देखिए, आपने जो दुआएं की हैं उसके लिए मैं आमीन कहने के बाद ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तानी कौम को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका न्यू ग्रेड गेम के तहत जो उसका है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना चाहता है, पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफ़ा करना चाहता है, ताकि अवाम और हुकूमत में एतमाद का बहरान हो और हुकूमत को डिक्टेट दिया जा सके। इस काम के लिए वो IMF को इस्तेमाल कर रहा है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कर रहा है। ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये हम कौम को क्यों धोखा दे रहे हैं कि IMF ये कह रहा है? मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले IMF ये कहता है कि आप बजट खसारा कम करें और उसके लिए आमदनी बढ़ाएं और अखराजात कम करें। तो हम कहते हैं जनाब देखिए, हम ताकतवर तबकों पर टैक्स तो नहीं लगा सकते, हम एग्रीकल्चर पे नहीं लगा सकते, हम प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते, हम जो है वो तालीम का बजट कम कर देंगे, सेहत का बजट कम कर देंगे, GST जो है बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे। तो ये हमारा फ़ैसला है। जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, और आलमी बैंक ने ये कहा कि पाकिस्तान की इस्तेदाद 8,500 है, मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ कि 9,000 अरब रुपया है। तो क्या हुकूमत, जब उन्होंने तो ये कहा बजट खसारा कम करें, तो आपने कहा जी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक बुनियादी बात बता दूँ, एक हमारे कान पक गए कि जी हम लूटी हुई दौलत बाहर से वापस लाना चाहते हैं, वो नहीं आएगी। लेकिन जब टैक्स एमनेस्टी आई थी अप्रैल में, तो उसने FBR के चेयरमैन ने ये कहा था कि हमारे पास जो इख्तियारात हैं, हमें हुकूमत से पूछे बग़ैर जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनसे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। मैंने रिसर्च करके बताई, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर हुकूमत चाहे तो जिन चोरों ने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया और उनकी तमाम तफसीलात, पूरी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, उनसे अगर 6 महीने में 1,200 अरब रुपया टैक्स वसूल हो सकता है, वो हम लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह बता दूँ, एक आदमी मेरे पास अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है बैंक में, हुकूमत को पता है, और मैंने डिक्लेयर किया 25,000। मेरे पास 4 बंगले हैं, मैंने डिक्लेयर किया 200 गज का मकान। तो आप उससे टैक्स क्यों नहीं लेते? 1,200 अरब रुपया है। वो इसलिए नहीं लेते कि काबीना तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, सूबाई असम्बलियाँ तैयार नहीं, ये तो हमने अपने हाथ से खो दिया। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं आपसे ये बताऊं कि पिछले 23 वर्षों में 160 अरब डॉलर पाकिस्तान से बैंकों के ज़रिए बाहर चला गया मुल्की क़वानीन के तहत, और आज हमारा जो टोटल कर्ज़े हैं वो 105 अरब डॉलर हैं। तो ये हुकूमत आई थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप तो उस कानून को बदल दो कि लोग मार्केट से चोरी का जायज़ पैसा डॉलर ख़रीदते हैं, बैंक में जमा करते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। 160 अरब डॉलर जुल्म, 2017 में 15 अरब डॉलर गया। अगर ये आप कर लेते तो आज आपके पास IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये है, हमें चाहिए डॉलर और ताकतवर तबकों को मराहत। ये 2 चीज़ों पर पॉलिसियाँ बन रही हैं और अमेरिका को भी सूट कर रहा है, हमें भी सूट, हुक्मरानों को भी सूट कर रहा है। अवाम कुचले जाएंगे। अब ये होगा कि 2014 में अल्लाह ताला मुझे गलत साबित कर दे, हम परेशानी में दोबारा IMF के पास जा रहे होंगे। दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें जो इतनी मरतबा IMF के पास गया हो, दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें जितने उसने टैक्स एमनेस्टी इतनी ज़्यादा दी हो। ये दोनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारत ने टैक्स एमनेस्टी लाया, उन्होंने 45% टैक्स लिया और लोगों ने दिया, हमने 2 से 5% दिया। एक दूसरे ये कि अभी कानून पास हुआ है पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के दौर में, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि लूटी हुई दौलत जो ऑफशोर में गई, लूट के गई, रिश्वत से गई, वो पैसा उसमें वो अब सियासतदान हो, हुक्मरान हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, उन सबको इजाज़त है वो पैसा बाहर रख ले। ये कानून किसने बना दिया? ज़रा मुझे बता तो दें ना आप, क्यों बनाया हमने कानून? ये अब बनाया। दूसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है हम उनको तहक़ीक़ात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, 22 जनवरी 19 को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने ख़त इशू कर दिया कि ख़बरदार IMF किसी को तहक़ीक़ात नहीं करें, सब बंद कर दें। तो मेरा अर्ज़ करना ये, आज भी हमारे पास सलाहियत है, हम नहीं चाहते हैंगे, हम अमेरिका के इक़्तिदार के लिए अमेरिका की मदद चाहते हैं, और ये नहीं समझ रहे कि 8 अरब डॉलर अगर आपको आज IMF से 3 साल के लिए मिल गया, 3 साल के लिए, तो 1 साल में 3 अरब मिलेगा। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि हमने 5.2 अरब डॉलर लिया है सऊदी अरब से और UAE से 1 साल के लिए। अगर अमेरिका चाहे उनको क्या भाई 1 साल के बाद वापस ले लो, तो फिर एक और क्राइसिस आने वाला है। दूसरा जो हम धोखा अपने साथ कौम के साथ कर रहे हैं कि जो बाहर से रेमिटेंसेज आती हैं
वो आती हैं सरमायाकारी के लिए। हम उससे अपना तिजारती खसारा पूरा कर रहे हैं। तो 20 अरब डॉलर आप तिजारती खसारा पूरा कर रहे हैं, हमें बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और कानून ये है कि अगर ड्राइवर जो है अबू धाबी से पैसा भेज देता है तो FBR के अलावा कोई नहीं पूछ सकता। तो मेरा कहना ये है कि 46% रेमिटेंसेस 9 अरब डॉलर जो पाकिस्तान आ रही हैं वो UAE और सऊदी अरब से आ रही हैं। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आड़ में इन दोनों पे अमेरिका कतगन लगा दे कि ये रेमिटेंसेस ना भेजें तो हम तो बैठ जाएंगे। तो मेरा कहना यह था इन खतरात को समझने की ज़रूरत है। 8,000 अरब का टैक्स जरूरत है। डॉक्टर साहब मैं ये कर लें और ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल मैं चाहता हूं कि एहतसाब शुरू करें। जी जनाब, मैं चाहता हूं कि आप ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बुनियादी जो मसला है वो ये है कि हुकूमत को अगर टैक्स लगाना चाहिए तो वो डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना चाहिए। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे टैक्स वसूल करना चाहिए, ना कि सब्सिडी हटा के, ना कि जीएसटी में इजाफा करके आम आदमी पर उसका बोझ डालना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आपने जिन खतरात का जिक्र किया नाज़रीन, इन पर हम बात जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर शाहिद हसन का ये कहना था कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है, बड़े जागीरदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अमीर आदमी हैं, उन पर कोई टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं कर सकता। और ये जो सारा खमियाजा है फिर वो सारे का सारा जो बोझ है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम पर आता है। और इस वक्त भी शायद यही सूरत हाल फंसी है। हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये जो कड़ी शराइत हैं ये IMF लगाता है, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि IMF ये कहता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस पर आप अपनी वसूलियाँ बढ़ाएं, अपने रेवेन्यू बेहतर करें और उसके लिए अपना टैक्स का निज़ाम बेहतर करके जिनको टैक्स लगाना चाहिए उनको आप टैक्स लगाएं, जो हम नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपने ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी जिक्र किया, फॉरेन रेमिटेंसेस का भी जिक्र किया, बहुत सारी रियायत हम दे रहे हैं, बहुत सारी बात जो भी कही जा रही है उसको हम मान रहे हैं। तो कहीं सिलसिला ये रुकेगा डू मोर का जो डिमांड है, या ये बस हम करते जाएंगे और हमें मिलेगा कुछ नहीं और हम उनको खुश करने में बर्बाद हो जाएंगे, हमारी आवाम भी बर्बाद हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि अभी अमेरिका को अफ़गानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमारे साथ कर सकता है वो नहीं कर रहा है। अभी ज़्यादातर उसका जोर जो है वो दहशतगर्दी और इन चीज़ों के ऊपर है कि जो है फलाई तंजीमों को बंद कर दें। लेकिन मैं अगर आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तानी कानून में जो 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन अभी वो नहीं कह रहा है। यानी हमें ये पता है कि पाकिस्तान से चोरी का पैसा हुंडी के ज़रिए बाहर जाता है और बाद में वो वापस आ जाता है यहाँ पर और नो क्वेश्चन आस्क्ड और वो वाइट हो जाता है, लेकिन वो उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। तो अभी ये जो ख़तरात हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। और मैं इसी बात पर, चूँकि आपने IMF की बात शुरू की थी, अब मैं देखिए IMF का एक्सपोज हो गया। वो ये हुआ कि IMF हमसे ये कहता है कि जनाब आप स्टेट बैंक को मज़ीद खुद मुख्तारी दें, जो बिल्कुल सही है, मज़ीद खुद मुख्तारी दें। लेकिन क्या हमें पता है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कानूनन कि वो गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफ़ा मांगे। उन्होंने मांग लिया और IMF ने खुशी खुशी अपना आदमी चंद घंटे के अंदर यहाँ भेज दिया। सवाल ये कि IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि जनाब हम तो कह रहे हैं खुद मुख्तारी दो और आप तो उसको निकाल लें, जो कि कानून में गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं ले सकता, वो टेन्योर पोस्ट है, ये तो उनको इस्तीफ़ा देना भी नहीं चाहिए था। लेकिन मैं इस वक्त ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये खेल क्या हो रहा है, पाकिस्तानी कौम को ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं, एक तो ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं ले रहे, जो कि इनके एजेंडे में है कि हम 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी पॉलिसी लाएंगे, वो 5 साल में भी नहीं आएगी। मगर मेरा जो खौफ है कि जो लूटी हुई दौलत बाहर गई है उसको छोड़ें, जो लूटी हुई दौलत मेरे मुल्क में मौजूद है, हुकूमत के कंट्रोल में है, जिससे 1200 अरब रुपया 6 महीने में लाजमी मिल सकता है, उसको हाथ डालते में भी डर रहे हैं, क्योंकि ताकतवर तबके नाराज़ हो जाएंगे। इन खतरात की ज़रूरत है। तीसरा, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वो 4 करोड़ में रजिस्टर हो रही है।
यानी 11 करोड़ चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा है। क्या ये कानून नहीं बन सकता जो दुनिया में है, बहुत से मुल्कों में है, कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन मार्केट रेट पर होगी? ये कानून ये पीटीआई के मंशूर में भी है, लेकिन उनको नवाजने के लिए चोरी के पैसे को हम महफूज जन्नत पाकिस्तान के अंदर फराहम करते जा रहे हैं। हमारा बड़ा नोट 5,000 रुपये का है, भारत बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत 6 गुना है, उनका नोट 1,000 का है। क्यों हम ये चाहते हैं कि रिश्वत देने के लिए बंडल जो है बड़े बड़े जो हैं वो 5,000 के नोट दे दिए जाएँ? तो मुझे जो पॉलिसियाँ लग रही हैं, ताकतवर तबकों को नवाजना ताकि उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट रहे, और बाहर से डॉलर लेना, इन चीज़ों पर है। अगर मैं आपको एक और ये अर्ज़ कर दूं कि 2008 में आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी $132 पर बैरल, आज 70 हैं, यानी आधी हो गई। तो ठीक बरामदार भी बढ़ी। तो ये मुल्क वाहिद है जो 2011 से नीचे हमारी बरामदार है। तालीम और सेहत में हमने इस साल 2,300 अरब रुपए की कटौती कर दी है। ये इसके बजट में तरक्याती अखराजात में हमने कटौती कर दी है। 35 लाख आदमी हमारे जो थे वो मजीद गरीब हो गए हैं, और 12 लाख आदमी जो पहले मजीद बेरोजगार हो गए हैं। वो जो 1 करोड़ मकान की 1 करोड़ रोजगार की बात हो रही है, कि 50 लाख मकान की बात हो रही है, इसका अगर मैं आपको बताऊं कि 2005 में तबात में जो बिल्डिंग तबाह हुई थी वो तो आपने आज तक रिपोर्ट नहीं की, रिपोर्ट आई हमारे पास, और आप मकानों की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये था, आप सही फैसले करें। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ हमारे पास है। हम अपने मईशत को, अपनी सिक्योरिटी को दाव पे लगा के अपनी जौहरी प्रोग्राम को, अपनी मंडी को खतरे में डाल रहे हैं। और ये सीटेक जो साजिश हो रही है, वो सीटेक आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए कि कई मुल्कों को ताकतें जो है वो वहाँ पर इंटरफेयर कर रही हैं, और हमने वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के अवाम को रोजगार देने के लिए, वहाँ पर नौकरी की बारिश करने के बजाय हम तकलीफें कर रहे हैं। इन खतरात के सामने दुनिया अपना जो नजरिया है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, वो नहीं चेंज करें। हमें अपने आप को बदलना है। इमरान खान साहब को ये पता था कि पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा अगर वो अदल पर मबनी पॉलिसी नहीं लाते। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा हम कर्जा आपको नहीं देंगे जब तक आप IMF से नहीं देंगे। इसके बाद इसने वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, सबने कहा है कि या तो आप अदल पर मबनी पॉलिसी लाते पहले दिन, और सऊदी अरब से पैकेज लेने के बाद IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज आपके पास चॉइस नहीं है, वो अपनी कंडीशन डिक्टेट करेंगे। ये कहने की हम नेगोशिएट कर रहे हैं या अपने आवाम को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश कर ली, भिखारी के पास इख्तियार नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है अभी आज हमारे रिजर्व गिर चुके हैं $1.5 अरब, हालांकि $7.2 अरब हमें। ये डॉक्टर साहब ये बात आपकी मैंने डॉक्टर साहब मैंने बड़े तहम्मुल से, आप बिल्कुल आपने दुरुस्त ये एनालिसिस किया जो सारी सूरत हाल है। अब इसमें जो जिस तरीके से मईशत इमरान खान साहब को मिली है, मैं इमरान खान साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से कर्जा चढ़ा हुआ, जिस तरह यहाँ पर टैक्सेशन का कोई निज़ाम नहीं है, जिस तरह यहाँ पर माजी में किसी बड़े आदमी को टैक्स लगाया नहीं गया, और पार्लियामेंट के अंदर एक थिन मेजॉरिटी है उनके पास, सिर्फ वो भी अलाइज की मदद से 3-4 मेंबर से उनकी गवर्नमेंट है। इन हालात में क्या चॉइसेस क्या है इमरान खान के पास? बड़े आदमियों पर कैसे टैक्स लगाए? और अगर ये निज़ाम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी रुकावट ये निज़ाम है। जी नहीं, मैं आपसे बात कर दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। उनकी काबीना में जो लोग हैं, वो हैं जिनका मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्जे माफ कराए, ठीक है, जिन्होंने टिकट उन लोगों को दिए, जो भी है कोर्ट में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्जे माफ कराए, ठीक है, उन्होंने टिकट उन लोगों को दिए थे, जो भी है। सवाल ये कि आपकी जो है काबीना, उसमें टैक्स चोरी करने वाले, बैंकों से गलत तरीक़ों से कर्जे माफ़ कराने वाले, बैंकों से गलत तरीके से गलत सर्कुलर इशू करने वाले वो काबीना में मौजूद हैं, जिनके मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि पहले आपने गलत लोगों को टिकट दिए, फिर उसके बाद उनको काबीना में भी शामिल कर लिया, अब वो आपकी कोई बात नहीं मान रहे, और हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, ज़रूर अच्छी होगी, मगर जब आपने इन लोगों को इकट्ठा आपको बता तो देना कि आपने उनके काबीना में क्यों शामिल कर दिया। तो मेरा कहना यह था कि अदल पर मबनी पॉलिसी, अब या आप इक़्तिदार को बचा लें, या अमेरिका से आशीर्वाद ले लें, या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की जौहरी ताकत है इसको दुश्मनों के सर से महसूस कर ले। तो ये फैसला तो कौम को करना पड़ेगा, हुकूमत को भी करना पड़ेगा।
मैं अगर आपको यह करूँ 1988 से आज तक हमारा ग्रोथ रेट बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका से कम है, इस साल भी हमारा सबसे कम है। तो हम क्या चाहते हैं आखिर, ये किस तरीके से चलेगा? रोज बरोज मेरी गर्दन, मेरे मुल्क की गर्दन दुश्मनों के हाथ में जा रही है। इमरान खान साहब को फैसला करना पड़ेगा कि उन लोगों को कैबिनेट में लें जो उनके मंसूर से मुताबिकत रखते हों। और जैसे मैंने अर्ज किया कि FDR अगर 1200 अरब लेना चाहे मुल्की कवानीन के तहत वो ले सकता है, लेकिन इसको कौन नहीं लेने दे रहा। FDR के पास पूरी पावर है, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 1200 अरब रुपये। कौन इसमें रुकावट है? क्या ये मैंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी अच्छा, अब देखा? मैं आपको डॉक्टर साहब, जो अब टीम है इसमें वो कहते हैं कि पिछले लोगों ने जो गलत तरीके से वो टैक्स एमनेस्टी रेली थी, जिसको हमने तहकीकात करने को कहा था, FDR तहकीकात कर रहा है, उसको रोक दें। ये सर्कुलर चीज, लेटर चीज है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कानून बना है हमारी असेंबली का किसी हुकूमत के दौर में कि ड्यूटी ये दौलत जो ऑफशोर में गई है, ये सियासतदान भी फायदा उठाएं या ना लाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। ये कानून क्यों बन गया? इन तमाम चीजों को मुल्क के मुफाद में, मुल्क की सलामती के लिए, अवाम के सलाम बहबूद के लिए, जौहरी ताकत की हिफाजत के लिए ये फैसले तो आपको करने पड़ेंगे कि ड्यूटी की दौलत को आप कहते भारी रखें, ठीक है, और सियासतदान भी फायदा उठाने, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त जो इकोनॉमिक टीम रखी है खान साहब ने, उसमें शब्बर जैदी साहब को चेयरमैन FBR बनाया है, डॉक्टर बाकर रजा साहब को स्टेट बैंक का गवर्नर उन्होंने लगा दिया, हफीज़ शेख साहब जो हैं वो फाइनेंस के एडवाइज़र हैं। ये जो टीम है ये IMF की एक बड़ी काबिल एतमाद टीम है, यानी ये उनके बिहाफ पे हर वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान, उसको ये गैप कर रहे हैं। अभी भी इन हालात में भी IMF के साथ जो गुफ्तगू है वो लंबी होती जा रही है और कोई उसका कंक्लूसिवली उसका कोई वो नतीजा नहीं आ रहा। देखिए, शब्बर जैदी साहब जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट आदमी है और बहुत कम लोग पाकिस्तान में टैक्स इतना समझते हैं जितना वो समझते हैं, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, नहीं कर पाए। जो उनकी पावर है वो भी उनको इस्तेमाल करने दी जाएंगी। नंबर पे जब आप बात ये करते हैं कि साहब की, तो हमें पता है कि CST की गिरफ्तारी किसने की थी, हमें पता है कि CPCL की गिरफ्तारी किसने की थी, जिससे $800 बिलियन आज तक हमें नहीं मिले, अबू धाबी में नहीं दी। हमें ये भी पता है कि जिस तरह के वजीर खजाना थे 30 साल के दौर में, तो वो प्रोग्राम नाकाम हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, कर्जे बढ़ गए थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जिससे बैंक की रिपोर्टें मौजूद। तो वो भी काबिलियत अपनी जगह, वो बाज़-औक़ात नुमाइंदगी करते हैं इन ताकतों की जिनसे वो काम करते रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहते भी नहीं है, उनकी फैमिली भी पाकिस्तान में नहीं है। और जहाँ तक जो है गवर्नर स्टेट बैंक का ताल्लुक है, तो बहुत जूनियर पोजीशन के आदमी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 आर्टिकल लिखे हैं, पाकिस्तान में काबिल आदमी की दरबार है, वो तो आपने IMF के नॉमिनी को लाया। अब जो मुआहदा होगा वो उन्हीं की शराइत पर होगा, ये तो आप पब्लिक को बता रहे हैं ना कि डिले कर दी, और उसके 2 आदमी दस्तखत करेंगे। वो आदमी जो 1 हफ्ते पहले तक पाकिस्तान में नहीं थे, जो पाकिस्तान की नौकरी करनी थे, वो दोनों दस्तखत करेंगे, गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना। मुल्क का 3 साल के लिए हमें फंसा देंगे। तो ये फैसले करने की जरूरत है कि हम क्यों चाहते हैं कि पार्लियामेंट से मंजूर कराएं, लोगों को बताएं। और मंसूर के खिलाफ की है, 100% मंसूर के खिलाफ तमाम पार्टियां नहीं है, तमाम पार्टी। तो आज भी बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा है। अगर आप ये काम करके कौम को एजुकेट करते हैं, कौम को तैयार करते हैं और वो हुकूमत पर दबाव डालते हैं, तो जैसा आपने तो कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी पॉलिसी ले आऊंगा, तो वो 5 साल तक चलाने के लिए क्यों आपको करें? क्योंकि दबाव पड़ेगा, तालीम का बजट 2300 अरब रुपये क्यों कम कर दिया, ये दबाव पड़ेगा तो लोग हालात ठीक होंगे, वरना खुदा न खास्ता ये मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। IMF का शिकंजा, वर्ल्ड बैंक का शिकंजा, और हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है वो कतई नाकाफी है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसमें तब्दीली की जरूरत है। और आर्मी को ये रोल लेना पड़ेगा कि नेशनल एक्शन प्लान की मॉनिटरिंग हर महीने करें, वो सियासतदानों के साथ बैठे और पूछें कि जनाब ये आपने किया क्या है, स्मगलिंग रोकने के लिए क्या हो रहा है, अंडर इन्वॉइसिंग के लिए क्या हो रहा है, ओवर इन्वॉइसिंग के लिए क्या हो रहा है। इन चीजों को रोका जा सकता है। और अगर पॉलिटिक्स हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूएबल इनपुट आपकी। और अगर पॉलिटिशियन नहीं करते IMF तो का जो आमद है वहाँ पर वो उसके हैं, बहरहाल वक्त बताएगा। और ये जो अगले 1 दिन में 2 दिन में मुआहदा अगर हो जाता है, फिर उसकी तफसील से पता चलेगा कि कितना बोझ किस पर पड़ा। हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।